Good morning everybody. Welcome to the Vision Point. Myself Amitabh Soni. I am biology mentor and today I will discuss about the cell division. जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया साइटोलॉजी के बारे में और वहां पे डिस्कस किया व्हाट इज सेल और उसके कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गन्स के रेफरेंस में. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन या सेल साइकिल. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेक्चर दैट इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल साइकिल. ये जो सेल डिवीजन या सेल साइकिल है ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और ये क्यों होती है सेल के अंदर. जैसे कि आपको पता होगा कि जो ग्रोथ होती है और जो रिप्रोडक्शन होता है विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होगी और रिप्रोडक्शन होगा. लेकिन ये जो सेल डिवीजन है बेसिकली सेल डिवीजन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर डिफरेंट पर्पस होता है. सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली सेल थ्योरी थी जिसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था द सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन. सो न्यू सेल्स इज डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन. ये जो सेल डिवीजन है ये फंडामेंटली सिमिलर होता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होंगे उन सब के अंदर जो फंडामेंटल सेल डिवीजन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. दैट इज शो द यूनिटी ऑफ लाइफ. ये जो सेल साइकिल है अगर हम सेल साइकिल की अगर बात करें तो सेल साइकिल का मतलब है कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो सेल डिवीजन होता है उनको हम लोग कह सकते हैं कि कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज ए सेल साइकिल. मींस द सेल साइकिल इज ए सीक्वेंशियल इवेंट्स which occurs during cell growth, cell division and collectively known as cell cycle. ये जो सेल साइकिल है ये प्रोसेस है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स. द सेल साइकिल दैट इज ए प्रोसेस फ्रॉम विच द सिंगल पेरेंट सेल आर डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स. तो यहाँ पे अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज ए सेल डिवीजन और व्हाट इज ए सेल साइकिल. सेल साइकिल को अगर फर्दर हम लोग एक बार फर्स्ट से एक्सप्लेन करें तो सेल साइकिल का मतलब है सीक्वेंशियल इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट एंड द सेल डिवीजन एंड कलेक्टिवली व्हिच इज कॉल्ड एज ए सेल साइकिल. ये जो सेल साइकिल है बेसिकली इसके अंदर कई सारे इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं. पहले ये बात करते हैं कि जो सेल डिवीजन हो रहा है उसका मेन कॉज क्या है. व्हाई द सेल डिवाइड. जब सेल के अंदर एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स या उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. एवरी सेल्स का जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. ऑलमोस्ट कैसा होता है मोर और लेस कांस्टेंट होता है. तो ये जो मोर और लेस जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है या इंडेक्स है जिसकी वैल्यूज होती है Vn अपॉन Vc माइनस Vn. Vn का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. That is a ratio. This is a ratio. No any unit here. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो या कैरियोप्लाज्मिक रेशियो है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. इन ऑल सेल्स these are more or less constant proportionately between the cells and it is a characteristics of any given cells. जो भी गिविंग सेल होंगी उनका अपना एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स होगा जिसकी वैल्यू मोर और लेस सेम होती है. समटाइम्स दीज साइटोप्लाज्मिक रेशियो या दीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में भी डिस्टर्ब. अगर ये किसी तरीके से किसी वजह से दीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स विल बी डिस्टर्ब देन द सेल विल बी डिवाइडेड और डाई. अगर ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब करेगा तो बेसिकली आइदर द सेल डिवाइड और डाई. तो पहला रीजन तो ये हुआ कि जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा वो अगर डिस्टर्ब हो जाता तो सेल विल बी डिवाइडेड. दूसरे एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि आरएनए और डीएनए के रेशियो की बेसिस पे वी विल आइडेंटिफाई द सेल डिवीजन मे बी द माइटोसिस और विच में बी द मियोसिस. आरएनए और डीएनए की बेसिस पे वी विल आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द डिवीजन विच में बी द माइटोसिस और मियोसिस. इफ दीज आर माइटोसिस देन द रेशियो ऑफ आरएनए अपॉन डीएनए इज ग्रेटर देन 1. If the RNA upon DNA is greater than 1, then which will be the mitosis. If these RNA upon DNA ratio is less than 1, then the meiosis will take place. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात की कि ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है अगर ये डिस्टर्ब हो जाए
तो सेल विल बी डिवाइडेड। तो कॉज क्या हुआ सेल डिवीजन का? सबसे पहला कॉज हुआ कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो सेल डिवाइड करती है। दूसरा कि अगर ये सेल डिवाइड करती है तो माइटोटिकली करती है या मियोटिकली करती है। अगर वहां पे आरएनए और डीएनए का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सेल विल बी माइटोटिकली डिवाइड, माइटोसिस होगी वहां पे। और अगर ये आरएनए और डीएनए का रेशियो वहां पे लेस देन 1 हो जाए तो सेल विल बी पार्टिसिपेट और अंडरगोइंग द मियोसिस। तो ये तो बात हुई कि सेल जो है वो डिवाइड माइटोटिकली कब करेगी और मियोटिकली कब करेगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन मींस जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं उन दोनों के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उनकी नेसेसिटी अलग अलग होती है। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर जब सेल डिवीजन होता है बेसिकली तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। मींस प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन इज अ मेथड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पे सेल डिवीजन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, लेकिन ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ क्या होती है, सेल्स रिपेयर होती हैं। सेल्स का क्या होगा, रिपेयरिंग होगी, हीलिंग होगी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए इनटू द डॉटर सेल्स। जब बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर सेल डिवाइड करेगी तो सेल के अंदर रिपेयरिंग होगी, ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी और वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। उसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ सेल डिवीजन हेल्प इन द सेल रिपेयरिंग, healing, distribution of DNA into the daughter cell as well as the growth। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है सेल डिवीजन का, बेस नेसेसिटी इन द प्रोकैरियोट्स और द नेसेसिटी इन केस ऑफ द यूकैरियोट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो बात हो गई कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, यूकैरियोट्स के अंदर उनकी ग्रोथ, रिपेयरिंग और हीलिंग में हेल्प करता है। ये जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है ये बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए की वजह से होता है जो सेल डिवीजन के में होता है। जो सेल डिवीजन के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा वो बेसिकली कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो भी डॉटर सेल्स होगी जो पेरेंट सेल से बनेगी, अगर ये पेरेंट सेल है और इनसे अगर ये दो डॉटर सेल्स बनेगी तो इनके अंदर मोर और लेस द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी सेम, नॉट द क्रोमोसोम्स नंबर। यहाँ बात हो रही है अमाउंट ऑफ डीएनए के डिफरेंस में। यहां पे अगर इस पेरेंट सेल से, दिस इज ए पेरेंट सेल एंड व्हेन दिस पेरेंट सेल रिसीव द डीएनए फ्रॉम द these daughter cells which receive the DNA from the parent cell which will be the same amount of DNA. So this is maintain the continuity of life, that is in case of the during the cell division the duplication of DNA will takes place. तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, जब सेल की ग्रोथ होती है, सेल मल्टीप्लाई करती है, रिपेयरिंग होती है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए शुड बी मेंटेन और शुड बी द सेम। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेल साइकिल के रेफरेंस में। अभी तो हम लोगों ने बात की कि ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन की नेसेसिटी प्रोकैरियोट्स के केस में क्या थी और यूकैरियोट्स के केस में क्या थी। सेल डिवीजन जैसे कि हम लोगों ने अभी इनिशियली स्टार्ट किया कि ये जो सेल डिवीजन है, ये सॉरी सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल दैट इज सीक्वेंशियल इवेंट्स, जो हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल की ग्रोथ के टाइम पे जो सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, ऑल दीज सीक्वेंशियल इवेंट्स इज कॉल्ड एज ए सेल साइकिल। ये सेल साइकिल टर्म सबसे पहली बार हॉवर्ड एंड पैले ने दिया। दूसरी एक चीज, ये जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, बेसिकली सेल साइकिल को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगेगा वो एवरी सेल में अलग अलग होता है। मीन्स द सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम सेल टू सेल, दैट इज इन केस ऑफ द ईस्ट में ये 90 मिनट्स और ह्यूमन के केस में 22 मिनट्स में कंप्लीट होती है। सेल साइकिल जो ह्यूमन के केस में है वो 22 आवर्स में कंप्लीट होगी और ईस्ट के केस में 90 मिनट्स में कंप्लीट होती है, बिकॉज दिस सेल साइकिल कैन बी वेरिएबल इन एवरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल जनरली विच आर टेक्स प्लेस सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यू कैन से कि दीज आर कंप्लीटेड इन टू डिफरेंट फेज। एक वो जिसको बोलते हैं डिवाइडिंग फेज और एक को बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। ये है आपकी नॉन डिवाइडिंग फेज और ये है डिवाइडिंग फेज। इसको बोलते हैं एम फेज और इसको बोलते हैं इंटरफेज। ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ फेज हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं द सेल विल प्रिपेयर फॉर डिवीजन। जब कोई चीज बननी होती है तो उसकी पहले प्रिपरेशन होती है, और वो प्रिपरेशन क्या है, यहाँ पे जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज के अंदर प्रिपरेशन फेज है। यहाँ पे चीजों का रिक्वायरमेंट जो होगी वो पहले प्रिपेयर होगी, जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, डीएनए की रिक्वायरमेंट है, आरएनए की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ
protein, which may be the tubulin, or which may be the different kind of duplication of cell organs. All these process, all these event takes place in the interphase. इस interphase को या इस interphase के अंदर अगर हम लोग total time duration की बात करें जो cell cycle में लगता है, उस total time का near about 95% यहाँ पे time लगता है इस interphase को complete होने में. इस interphase को complete होने में total इस cell cycle का 95% time लगता है. While in case of the M phase or the dividing phase, less than 5%, meaning 5%, about the 5% duration takes place in case of the dividing phase. मतलब dividing phase में बहुत कम time लगता है, because here the cell will divide it. But in case of the interphase, the cell will prepare for division. तो preparation में time लगता है, इसलिए यहाँ पे 95% total time लगेगा इस cell cycle का. अब इस interphase को different name से हम लोग बुलाते हैं. इस interphase को हम लोग बोलते हैं, इस इंटरफेस को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज. जैसे कि मैंने अभी बोला, द सेल, एवरी सेल विच एंटर इन द इंटरफेस, विच पार्टिसिपेट इन द इंटरफेस, विच इज प्रिपेयर फॉर डिवीजन. तो प्रिपरेशन करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज. ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी फेज. एनर्जी फेज इसलिए बोलते हैं कि इन दिस फेज सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट विल डेवलप. ये जो एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, लाइक एटीपी, डीएनए, आरएनए और एंजाइम की सिंथेसिस होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए एनर्जी फेज. ये जो बेसिकली इंटरफेज है, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है. यहाँ पे बेसिकली क्लियरली विजिबिलिटी एक्टिविटीज की देखने को नहीं मिलती, विच इज रिलेटेड टू द सेल डिवीजन. मतलब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कहना चाहिए सेल डिवीजन से रिलेटेड है, उनकी प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं होती, इसलिए कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेस्टिंग फेज. तो इतने डिफरेंट काइंड ऑफ नेम है इस पर्टिकुलर इंटरफेज और नॉन डिवाइडिंग फेज के. सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेल साइकिल. तो आप यहाँ कह सकते हैं द सीक्वेंशियल इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और द सेल ग्रोथ, कलेक्टिवली नोन एज सेल साइकिल. एंड सच सेल साइकिल वाज एक्सप्लेन्ड बाय हार्वर्ड एंड पैले. एंड दिस सेल साइकिल व्हिच आर कंप्लीटेड इन द डिफरेंट टाइम पीरियड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल, in case of yeast it is completed in 90 minutes and in case of human it is completed in 24 hours. ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल को हम लोग नॉन डिवाइडिंग और इंटरफेज बोलते हैं, और इसको हम लोग डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं. मींस ये सेल साइकिल विच आर कंप्लीटेड इन इंटरफेज एज वेल एज माइटोटिक और एनफेज. ये सेल साइकिल है. इस सेल साइकिल की अगर बात करें तो जो इंटरफेज है, सच इंटरफेज आर कंप्लीटेड इन G1, S, G2 और नेक्स्ट है एम फेज. तो ये है आपकी इंटरफेज और ये है आपका एम फेज और माइटोसिस और डिवाइडिंग फेज. अब हम लोगों को यहां बात करनी है जो आपके यहां मेनली अभी क्वेश्चंस पूछा गया है. लास्ट 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इन केस ऑफ सेल साइकिल एक्सप्लेन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ इंटरफेज. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में G1, S, G2 ये इंटरफेज के डिफरेंट सब फेजेस हैं. तो यहां पे जो G1 फेज है, इस G1 फेज का नाम है दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ 1 फेज, और इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, या इसको बोल सकते हैं प्री डीएनए सिंथेटिक फेज. अगर हम यहाँ शॉर्ट में इसकी बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए, जो आपका G1 फेज है, यहाँ पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है. अगर एक लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन करना हो जस्ट विद इन द वन वर्ड, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस भी देखने को मिलती है. लेकिन यहाँ पे जो डीएनए होते हैं ज्यादातर, या जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज्यादातर मोनेड फॉर्म में होते हैं. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? मोनेड फॉर्म में होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज ए क्रोमोसोम्स, ये मोनेड फॉर्म में है. अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो यहां पे जो G1 फेज है, जिसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज, ग्रोथ 1 फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज और प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नोन एज ट्रांसक्रिप्शन.
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है G1 फेज का कि यहाँ पे क्या होगा, आरएनए की सिंथेसिस देखने को मिलेगी। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जब ये आरएनए बन जाएगा देन इट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी और डिफरेंट काइंड ऑफ एटीपी क्या कहना चाहिए एंजाइम्स की सिंथेसिस देखने को मिलती है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोनेट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, दिस इज प्रेजेंट इन द मोनेट फॉर्म। यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज जो है वो साइज इंक्रीज करता है ग्रोथ फेज के अंदर। जब ग्रोथ होगी तो इस ग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो G1 फेज होती है, ये G1 फेज वैसे तो लॉन्गेस्ट फेज है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे G1 फेज एवरी ऑर्गेनिज्म के अंदर G1 फेज की जो लेंथ है वो वेरी करती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अगर ये G1 फेज फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, इफ दिस G1 या सेल, इफ द सेल डिवाइडेड फ्रीक्वेंटली देन इट्स हैज शॉर्टर G1 फेज। अगर सेल डिवाइड कर रही है फ्रीक्वेंटली तो वहां पे G1 फेज शॉर्टर देखने को मिलती है। इन केस ऑफ द सेल डज नॉट डिवाइडेड, अगर सेल डिवाइड करेगी तो G1 फेज शॉर्टर, और अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो G1 फेज लॉन्गर होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे फिर फर्दर एक बार समझ लीजिए कि ये जो G1 फेज है, अगर सेल डिवाइड करेगी फ्रीक्वेंटली तो यहाँ पे जो G1 फेज होगी वो शॉर्टर होगी, और अगर ये G1 फेज लॉन्गर होगी तो वहां पे सेल विल नॉट फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन विल टेक्स प्लेस वेयर, तो ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा, G1 फेज में होगा। प्रोटीन की सिंथेसिस, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, एंजाइम सिंथेसिस वगैरह भी कहां होगी, G1 फेज में होगी, और न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेटिक फेज ऑल्सो। दूसरी चीज इसको बोलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो G1 फेज है, इस G1 फेज से when this cell are enter from G1 to S phase, जब ये G1 phase to S phase में ट्रांजिशन होगा, the cell will be committed to divide। अगर सेल G1 phase to S phase में ट्रांजिट होती है then the cell committed to the division। और क्या होगा, अगर ये सेल G1 phase से S phase में ट्रांजिट नहीं होती तो ये क्या होगा, इट मे प्रेजेंट इन द रेस्टिंग फेज और द क्विसेंट फेज। ये वहां पे क्विसेंट फेज या रेस्टिंग फेज में एंटर कर जाती है। अब ये रेस्टिंग फेज में अगर एंटर करेगी, या तो ये टेम्परेरी फॉर्म में वहां प्रेजेंट होगी या परमानेंट रेस्ट फेज में चली जाएगी। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि व्हेन दिस G1 फेज, इफ द सेल कंटिन्यू सेल साइकिल, देन इट एंटर्स फ्रॉम द G1 टू S फेज, देन इट इज कमिटेड फॉर द डिवीजन। दूसरी चीज कि ये जो सेल्स हैं, अगर ये सेल डू नॉट कंटिन्यू द सेल साइकिल, अगर ये सेल साइकिल में कंटिन्यू नहीं करेगी, G1 से S में ट्रांजिट नहीं होगी, देन इट विल एंटर इनटू द क्विसेंट स्टेज और द रेस्टिंग फेज। जब ये रेस्टिंग फेज में एंटर करती है तो ये जो सेल्स होती हैं, दीज आर मॉडिफाइड एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। नॉर्मली हमारी ये सेल है, वो अगर सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करती है तो वो G1 to S फेज में चेंज होगी, and the cell are committed for division. If these cells are not participate in cell cycle, then it will enter inside the resting phase or the quiescent phase or G0 phase, and where the cell is modified and perform a specific function. एक specific function को perform करे। दूसरी चीज ये कि ये जो G1 फेज है, इस G1 फेज में या तो ये टेम्परेरी फेज में एंटर करेगी या परमानेंट फेज में एंटर करेगी। अगर ये टेम्परेरी फेज में, क्विसेंट फेज या रेस्टिंग फेज में टेम्परेरी प्रेजेंट या टेम्परेरी एग्जिट कर गई, तो क्या होगा कि दी सेल्स आर फॉर्म ए परमानेंट सेल्स। ये पैरेन्काइमा सेल्स को फॉर्म करेंगे, लेटर ऑन ड्यूरिंग इमरजेंसी इट हैव द कैपेबिलिटी टू द डिवीजन। मतलब जब ये सेल्स टेम्परेरी एग्जिट कर जाए या रेस्ट में टेम्परेरी फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए, देन इट कन्वर्टेड इनटू द पैरेन्काइमेटा सेल, और when it is maturity it can converted or it having a, when it is maturity and it's continue and enter in the cell division। इसका मतलब यह है कि when these cells are enter temporary in the quiescent phase, then it change into the parenchyma cells, and when during the emergency
it may turn into the division या it having a capability of division. लेकिन when these cells are permanently enter in the resting phase, then it forms a sclerenchymatous cells in case of plant, or for example in case of the animal is formed in nerve cells. The cell if permanently exit out the resting phase, then it's converted into the sclerenchymatous cells in case of plant or in the nerve cells. So this is about resting phase or the ज़ीनोड phase. फर्दर एक बार इसे रिपीट कर लीजिए कि जब ये सेल साइकिल ऑपरेट होगी G1 फेज से, if the cell cycle is continue, then G1 phase is transition to the S phase and the cell are committed to the division. When this cell cycle is do not continue, then the cell will enter in the quiescent phase or the ज़ीनोड phase. These are temporary or permanent. If the cell enter in the permanently in the resting phase, then it changed into the sclerenchymatous cells or nerve cell. And when it is enter in the temporary resting phase, then it change into the parenchymatous cell. And in emergency, it having a capability for division. At maturity, it participate in cell division. तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल साइकिल के रेफरेंस में, G1 फेज के रेफरेंस में और ज़ीनोड फेज के रेफरेंस में, कि अगर ये सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी तो ये G1 फेज रेस्टिंग फेज में जाकर के क्या करेगा. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल का नेक्स्ट फेज है जो बोलते हैं सिंथेटिक फेज. यहाँ पे सिंथेटिक का मतलब ये सिंथेसिस, तो यहाँ होगी किसकी सिंथेसिस? डीएनए की. तो डीएनए की सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन व्हिच इज टेक्स प्लेस इन द सिंथेटिक और एस फेज. इस एस फेज के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाता है. यहाँ पे सिंथेटिक फेज में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इन दिस सिंथेटिक फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी द डबल बट नॉट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर नहीं डबल होंगे, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये डीएनए 2C था G1 फेज में, तो S फेज के अंदर इसका अमाउंट हो जाएगा 4C. यहां पे अगर अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी मेजर्ड बाय पिकोग्राम. से हम लोग पिकोग्राम में मेजर करते हैं, शॉर्ट में से पीजी लिखते हैं. तो ये पिकोग्राम में अगर एस फेज के अंदर अगर बात करें तो यहाँ एस फेज में 2C से 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बट नॉट द क्रोमोसोम्स नंबर. यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डायड फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस. ये क्रोमोसोम्स हैं जो डायड फॉर्म में है. इन केस ऑफ G1 फेज वो मोनेड फॉर्म में क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं. दूसरी एक चीज की इन एनिमल सेल्स जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है. ये सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही रेप्लिकेशन होगा और ट्रांसलेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. तो डीएनए का रेप्लिकेशन विच टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल विल डिवाइडेड इन द साइटोप्लाज्म. ये थे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एस फेज और सिंथेटिक फेज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द G2 फेज जिसको ग्रोथ 2 फेज बोलते हैं, इसको हम लोग प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं. ये जो ग्रोथ 2 फेज है, इस ग्रोथ 2 फेज की बात करें तो यहाँ पे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होगी, वो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होगी उसका फॉर्मेशन G2 फेज के अंदर देखने को मिलता है. यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, उन सब के यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं. डुप्लीकेशन मींस फॉर्मेशन देखने को मिलता है.
जब यहाँ पे क्रोमोसोम्स बन गए, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गई, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन और डीएनए की रिपेयरिंग भी इसी पर्टिकुलर G2 फेज के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है G2 फेज का कि यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं ओनली इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। जो भी डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स होंगी एनिमल सेल्स के अंदर, माइटोसिस विच इज टेक्स प्लेस इन ऑल डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, बट इन केस ऑफ द प्लांट these mitosis will takes place in haploid as well as diploid cells. तो प्लांट के केस में these mitosis which takes place in diploid and haploid cells, ये पॉइंट है जो इस सेल साइकिल से थोड़ा सा डिफरेंट है, उस सेल साइकिल का यहाँ कोई लिंक नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली सेल साइकिल के रेफरेंस में। फिर फर्दर यहाँ पे इस सेल साइकिल को एक बार गौर से देखिएगा। इस सेल साइकिल के अंदर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम फॉर्मेशन वो होगा G1 फेज में, जहां पे क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, मोंडेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो एस फेज होगी, इस एस फेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इस एस फेज के अंदर मिलेगा डीएनए का रेप्लिकेशन, और यहां पे देखने को मिलेंगे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, डायड फॉर्म में होंगे, और यहां सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन and the chromosomes are present in dyad form. Dyad form. Here the centriole duplicate. सेंट्रियोल क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे। यहां पे जो डीएनए अमाउंट होगा, डीएनए अमाउंट विच इज 2C से 4C हो जाएगा, मींस डबल हो जाएगा। ये इस पर्टिकुलर सिंथेटिक फेज की इंपॉर्टेंस है। ये जो G2 फेज है, इस G2 फेज के अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी, उस ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, डीएनए की रिपेयरिंग होगी, और डुप्लीकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगा। ऑल दीज आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द G1, S और G2 फेज। क्योंकि ये G1 फेज इस M फेज के बाद हो रही है, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड M फेज। दिस इज ए डिवाइडिंग फेज, इसके बाद होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। और ये G2 फेज इससे पहले होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। और ये है डीएनए सिंथेसिस, इसलिए इसको बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि यहां जो G1 फेज से अगर ये सेल साइकिल कंटिन्यू होती है, देन द सेल विल एंटर फ्रॉम G1 to S phase and the cell committed for division. The cell committed for division. In case of if the cells do not continue in the cell cycle, then which enter inside the quiescent phase or a resting phase. Okay, so this is a entire thing about the cell cycle. अब बात करनी है इस पर्टिकुलर माइटोटिक, ये जो माइटोसिस फेज है इसको हम लोग डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, एन फेज बोलते हैं। इस एन फेज को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो दिस एन फेज आर कंप्लीटेड इन कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है विच आर कंप्लीटेड इन 5 different phases या 4 different phases, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, which are completely absent in cytokinesis. साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटो मींस साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मींस डिवीजन। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो साइटोप्लाज्म के डिवीजन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्मिक
डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन है साइटोकाइनेसिस है, ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और इसकी वजह से एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज दिस कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, बट आफ्टर द साइटोकाइनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल्स। तो यहां पे जो कैरियोकाइनेसिस है दैट इज ए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस व्हिच अकर्स इनसाइड द माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां पे ये जो आपका डिवाइडिंग फेज है ये ड्रामेटिक पीरियड्स होता है सेल साइकिल का, क्योंकि ये जो पीरियड है ये नियर अबाउट 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल का पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है जो डिवाइडिंग फेज में लगता है। ये जो डिवाइडिंग फेज है विच इज ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल, यहाँ पे जो डिवाइडिंग फेज है या एम फेज है विच इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी विल बी सेम। जैसे हम लोगों ने यहाँ बोला कि ये माइटोसिस है और इस माइटोसिस के अंदर अगर कैरियोकाइनेसिस होगी तो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस व्हेन द टू डॉटर सेल विल फॉर्म, एंड हियर इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 16 then this daughter cells is also having a 16 number of chromosomes. So this is since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, and this M phase are consist of karyokinesis as well as cytokinesis. ये तो हम लोगों ने बात की कि ये कैरियोकाइनेसिस क्या होती है और साइटोकाइनेसिस क्या होती है. इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल साइकिल. इस सेल साइकिल में हम लोगों ने बात की कि ये सेल साइकिल जो दो डिफरेंट फेज में कंप्लीट हो रही थी वो इंटरफेज और एम फेज, उसका पूरा डिटेल में हम लोगों ने यहाँ स्टडी की, और एम फेज को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज जो माइटोटिक फेज है, जो डिवीजन है बेसिकली, वो माइटोसिस कैसे होती है और मियोसिस कैसे होती है. If you have any doubt, then you concern with this number and visit this website. And so please watch this video and thank you so much.